नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। तो बच्चों, जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा है, हमने ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें कि खंड क जो पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक वाला खंड है, इसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है ये बहुत ही डिटेल में मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया है। आज हम अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए खंड क में जो तीसरा प्रश्न होता है, जिसमें कि आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है संचयन, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न आते हैं, उनमें से कोई 2 आपको लिखना होता है। ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है जिसमें कि आपकी उच्च चिंतन क्षमता का आकलन भी किया जाएगा। आइए पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न सपनों के से दिन जो पाठ है उससे लिया गया है। तो जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। सपनों के से दिन पाठ में लेखक नई किताबों से वंचित रहता है और निराशा से घिर जाता था। आपके आसपास भी ऐसे बच्चे होंगे जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट चुकी होगी। ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए आप क्या क्या मदद कर सकते हैं? तो ये जो प्रश्न है ये सपनों के से दिन पाठ से पूछा गया है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पाठ से संबंधित कुछ भी आपको उत्तर में नहीं लिखना है। ये पूरी तरह से उच्च चिंतन क्षमता या हॉट्स पे आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको अपना विचार लिखना है कि अगर इस तरह के बच्चे जो कि आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, जिनकी पढ़ाई बीच में छूट चुकी है, ऐसे बच्चों की मदद आप किस तरह से करेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सोचते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, इसके बारे में आपको इस उत्तर में लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आइए हम देखते हैं कि इससे संबंधित संकेत बिंदु किस तरह से हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में लेखक की बात हो रही है। अब लेखक से संबंधित कुछ जानकारी आपको उत्तर में लिखना होगा। तो यहाँ पर लेखक से संबंधित क्या जानकारी है हमारे पास कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेखक के परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमारे देश में भी गरीब बच्चे हैं। हमारे देश में न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो कि गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी ठीक से शिक्षा नहीं दे पाते। तो यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वो पढ़ नहीं पाते हैं या फिर पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई तो वो शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अब प्रश्न आपसे यही पूछा गया है कि आप ऐसे बच्चों की मदद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं जिनसे पता चलता है कि आप ऐसे बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है पुरानी किताबें देकर। आप ऐसे बच्चों को अपनी जो पुरानी कक्षा की किताबें हैं वो आप उनको दे करके उनकी मदद कर सकते हैं। उनके माता पिता से बात कर सकते हैं। उनके माता पिता को ये बात समझा सकते हैं कि शिक्षा कितना ज़रूरी है और चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ सरकारी कार्यक्रमों जैसे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताकर, जो गरीब होते हैं वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी में ही अपना समय बिताते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी की चिंता में ही लगे रहते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि सरकार की तरफ से उनके फ़ायदे के लिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान का, जिसमें कि सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है। और ये जो कार्यक्रम है ये सरकार की तरफ से चलाया गया है। बच्चों को सिर्फ विद्यालय जाना है और बाकी जो पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है सब कुछ मुफ्त में सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो इस चीज़ की जानकारी भी आप उनको दे सकते हैं। कुछ आर्थिक सहायता अगर आप कर सकते हैं तो कुछ आर्थिक सहायता भी ऐसे बच्चों की करके उन्हें शिक्षा दिला सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक संस्थानों की मदद लेना। बहुत सारे आजकल सामाजिक संस्थान भी हैं जो कि इस तरह के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, या फिर सामाजिक संस्थान को अंग्रेजी में NGOs भी कहते हैं। ऐसे संस्थानों की मदद भी आप ले सकते हैं और जिससे कि इन बच्चों की कुछ सहायता हो जाए। तो आप इस तरह से ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन संकेत बिंदुओं के आधार पर हम इस उत्तर को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर ये प्रश्न भी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर प्रश्न नहीं पढ़ रही हूँ, सीधे हम उत्तर पे आते हैं। तो उत्तर कुछ इस तरह से है। सपनों के से दिन पाठ में लेखक जब भी नई कक्षा में जाता था उसके पास नई किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वह निराशा से घिर जाता था। हमारे देश में भी कितने ही गरीब बच्चे हैं जो परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण या तो कभी स्कूल गए ही नहीं या बीच में ही उनकी पढ़ाई
छूट गई। हम ऐसे बच्चों की मदद उन्हें अपनी पुरानी पुस्तकें देकर कर सकते हैं। उनके माता पिता को भी सरकार द्वारा चलाए गए सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के बारे में बताया जा सकता है, जिससे वे अपने बच्चों को पढ़ने भेज सकें, क्योंकि इसमें बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाता है। यदि संभव हो तो हम उनकी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। किसी सामाजिक संस्था की मदद से गरीब बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था भी की जा सकती है। हमें ऐसे गरीब बच्चों की हर संभव मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश तभी विकास कर सकता है जब देश के युवा शिक्षित हों। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप जो संकेत बिंदु हमने अभी डिस्कस किया उसके आधार पर लिख सकते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। प्रश्न ख, वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि परीक्षा सिर पर है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसीलिए उसका पास हो जाना ही बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए। रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। टोपी ज़हीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहाँ तक उचित है? टोपी शुक्ला जैसे बच्चों के विषय में आपकी क्या राय है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ अंश जो है इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल पाठ से ही लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, वो ये है कि टोपी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पा रहा है। परीक्षा होने के बावजूद भी घर का माहौल ऐसा है कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। उसके पिता जो हैं वो चुनाव में खड़े हैं। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उनका चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो ले लिया जाता है और वो चुनाव में खड़े नहीं हो पाते। इसके कारण घर में दुख का माहौल हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। इस चीज़ का टोपी फ़ायदा उठाता है और वो अपनी पढ़ाई में लग जाता है, लेकिन समय बहुत कम था। उसी समय में पढ़ करके वो किसी तरह तीसरे दर्जे में पास होता है, मतलब 3rd डिवीज़न में पास होता है। 2 साल से वो एक ही कक्षा में फेल हो रहा था और तीसरे दर्जे से पास होने पर उसकी जो दादी है वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से कटाक्ष कर, टोपी को बहुत चुभता है, बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन टोपी एक ऐसा बच्चा है जो कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने पढ़ाई की और वो पास हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि क्या जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, परिस्थितियाँ खराब होती हैं, तो क्या हमें हार मान लेना चाहिए? लेकिन यहाँ पर हमें टोपी शुक्ला से यही सीखने को मिलता है कि चाहे जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो कितनी भी खराब हो, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित किस तरह के संकेत बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, टोपी की बात हो रही है। टोपी जो है 2 बार फेल हो चुका था। क्यों फेल हुआ था? क्योंकि घर का माहौल जो है वो बहुत अशांत था। घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वो पढ़ सके और वो पढ़ ही नहीं पा रहा था। टोपी ज़हीन था। फेल होने का ये मतलब नहीं था कि टोपी जो है वो मूर्ख था या उसे पढ़ाई जो है वो समझ में नहीं आती थी। वो बुद्धिमान था, लेकिन घर का माहौल अशांत होने की वजह से, उसे समय न मिल पाने की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था। अब टोपी के न पढ़ पाने का और क्या कारण था? पिता का चुनाव में खड़ा होना। टोपी के पिता जो थे वो चुनाव में खड़े थे। लोगों का आना जाना घर में लगा रहता था। घर का माहौल बहुत ही अशांत। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पिता जो चुनाव में खड़े होने वाले थे वो उनकी जमानत जब्त हो गई। इसका मतलब यह है कि अब उनका चुनाव में खड़े होना संभव नहीं था। उनसे चुनाव में खड़े होने का अधिकार ले लिया गया था, जिसके कारण घर में बहुत ही दुख का माहौल हो गया था। इसके कारण घर में शांति छा गई। इस शांति का फायदा टोपी ने उठाना उचित समझा और टोपी परीक्षा की तैयारी में फटाफट जुट गया और परीक्षा जब हुई तो वो तीसरे दर्जे से पास हुआ। तीसरे दर्जे से पास होने के कारण दादी ने बहुत ही कड़वी बात टोपी को कही, जिसका उसे बहुत ही बुरा लगा। लेकिन फिर भी टोपी से हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे स्थितियां कैसी भी हों, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब यहाँ पर और आगे कहा जा रहा है कि भारत में ऐसे कई परिवार हैं जहाँ पर कि टोपी जैसे बच्चे रहते हैं। उन बच्चों को पढ़ने का माहौल नहीं मिलता और कभी कभी परिवार का पूरा सहयोग भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, आइए पढ़ते हैं उत्तर इसका। उत्तर इस तरह से है, टोपी शुक्ला के घर का माहौल ऐसा था कि वह चाह कर भी परीक्षा से पहले पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। टोपी के पिता चुनाव लड़ रहे थे, जिसके कारण उनके घर में हमेशा भीड़ भाड़ लगी रहती थी। किसी कारण से जब उनकी जमानत जब्त हो गई तब घर में चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था।
टोपी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और वह अपनी पढ़ाई में जुट गया। बुद्धिमान होने के बावजूद भी परीक्षा की तैयारी न कर पाने के कारण वह कक्षा में 2 बार फेल हो चुका था, परंतु उसने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। जितना भी समय उसे मिल सका उसका लाभ उठाते हुए उसने पढ़ाई की और तीसरे दर्जे से पास हो गया। अपनी दादी द्वारा किया गया कटाक्ष उसे बहुत बुरा लगा। ऐसे कई परिवार हैं जहां पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन परिवार वालों का पूरा समर्थन और उन्हें उचित माहौल नहीं मिल पाता। टोपी से हमें एक बात जरूर सीखनी चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, हमें हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न ग। हरिहर काका पाठ में लेखक ने बताया है कि गांव की ठाकुरबाड़ी का विकास जिस गति से हुआ वैसा किसी और क्षेत्र में नहीं हुआ। यदि गांव में अन्य चीज़ों जैसे स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम आदि का भी विकास हुआ होता तो शायद हरिहर काका को वैसी दुर्गति नहीं झेलनी पड़ती। हरिहर काका की दुर्गति के जिम्मेदार सिर्फ महंत और भाई ही नहीं थे, गाँव के लोगों का नजरिया भी था। इस विषय पर टिप्पणी लिखी। हरिहर काका पाठ में ठाकुरबाड़ी के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह से पहले वो एक छोटा सा मंदिर था लेकिन देखते ही देखते बहुत बड़े क्षेत्र में ये मंदिर फैल गया। इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। लेकिन इसी गांव में जो आधारभूत सुविधाएं थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी लोगों की, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, वृद्धाश्रम है, इस तरह की चीज़ों का विकास उस गांव में नहीं हुआ था। अगर गांव में कोई वृद्धाश्रम होता तो हरिहर काका जो इतनी परेशानी आज उठा रहे हैं, इतनी परेशानी उन्हें नहीं उठानी पड़ी। अब हमें यहाँ यह बताना है कि क्या हरिहर काका की स्थिति के लिए सिर्फ महंत और उनके भाई ही जिम्मेदार थे? गांव के जो लोग थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? जब महंत जो है वो हरिहर काका के ऊपर अत्याचार कर रहे थे या जो भाई हैं वो हरिहर काका को मार रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, तब गांव वालों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उन्होंने हरिहर काका का समर्थन क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर इसी विषय को लेकर के आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये भी एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है। उच्च चिंतन क्षमता को परखने के लिए ये प्रश्न दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का संकेत बिंदु हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर भी उस गांव की बात हो रही है जहां पर कि हरिहर काका रहते हैं। गांव में क्या स्थिति है? ठाकुरबाड़ी का पूरा विकास हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, अस्पताल भी नहीं है और न ही कोई वृद्धाश्रम है। अब गाँव के लोगों का स्वभाव कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है? वो बहुत गरीब हैं, अनपढ़ हैं, लाचार हैं और महंत से भय खाते हैं। महंत जो हैं उनसे डरते भी हैं। महंत का अत्याचार, महंत जो है हरिहर काका ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों पर इसने अत्याचार किया है, लेकिन इस अत्याचार को देखते हुए भी गांव वाले डर से चुप रहते हैं। भाइयों द्वारा प्रताड़ना, यहाँ पर भाइयों द्वारा भी हरिहर काका को बहुत प्रताड़ित किया गया है, टॉर्चर किया गया है, मारा गया है, उनका अपमान किया गया है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी गाँव वाले चुप थे। अब वो क्यों चुप थे? सोचते थे यह उनका पारिवारिक मामला है। यहाँ पर गांव वालों का यही सोचना था कि ये उनके अपने परिवार का मामला है, भाइयों के बीच का मामला है, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर महंत भाइयों के साथ गांव वाले भी जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर महंत और भाइयों के साथ साथ गांव वाले भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। गांव वाले पुराने ख्यालात के हैं, उनका जो सोचने और देखने का नजरिया है वो बिल्कुल दकियानूसी, इसीलिए वो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, हरिहर काका पाठ में यह देखा जा सकता है कि गांव की ठाकुरबाड़ी का विकास बहुत तेजी से हुआ। ऐसा विकास किसी और क्षेत्र में नहीं देखा गया। गांव में न तो स्कूल था, न अस्पताल और न ही कोई वृद्धाश्रम जहां पर गांव के वृद्ध और असहाय बुजुर्गों को आश्रय मिल सके। ठाकुरबाड़ी से ज़्यादा गांव में इन आधारभूत सुविधाओं की जरूरत थी। यह बिल्कुल सही कहा गया है कि हरिहर काका की दुर्गति के जिम्मेदार सिर्फ महंत और उनके भाई नहीं बल्कि गांव के लोगों का नजरिया भी था। अनपढ़, गरीब और लाचार होने के कारण गांव वाले महंत से डरते थे। महंत का अत्याचार देखकर भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे। जब भाइयों द्वारा हरिहर काका को मारा और अपमानित किया गया तो भी वे सिर्फ तमाशा देखते रहे। इंसानियत के नाते भी उन्होंने हरिहर काका को बचाने की कोशिश नहीं की। गांव वालों को यही लगता था कि यह उनका पारिवारिक मामला है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। गांव वालों की यही छोटी सोच और उनका गलत नजरिया भी हरिहर काका की दुर्गति के लिए जिम्मेदार। तो बच्चों, इस तरह से ये आखिरी जो प्रश्न था उसका उत्तर भी हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो सैंपल पेपर है इसमें जो खंड क का ये अंतिम प्रश्न था जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे, इसका उत्तर भी आप इस तरह से लिख करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं इनको भी हम धीरे धीरे देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।